बहुत ही ज़्यादा सब्र है भाई यहाँ के लोगों में, तो पता नहीं क्या ही है, इस ट्रक के आगे भी नहीं निकाल रहे। कोई और अफ्रीकन देश होता तो अभी तक इसको पार करके हम पहुँच चुके होते। भाई ये तो कमाल ही हो गया। अभी तक मैंने रोड पे तो नहीं देखा था ऑटो, पर यहाँ पे भी हमारे ऑटो पहुँच रखा है। भाई थोड़ा बोर हो रहा था तो सोचा यहाँ बैठ के भाई जेसीबी खुदाई भी देख ही लेते हैं अब। बहुत शांत देश है भाई, बहुत ही ज़्यादा शांत है। मैंने इतना उम्मीद नहीं करी थी कि इतना शांत होगा। बिल्कुल मेन एरिया में घूम रहा हूँ और लोग नहीं है, मतलब लोग हैं पर अफ्रीका कंपैरिजन में करूँ तो। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में, एक नई वीडियो में, एक नए देश से। जी हाँ, मैं पहुंच चुका हूं साओ टोमे एंड प्रिंसिपे। शायद ही किसी बंदे ने इस देश का नाम सुना होगा, क्योंकि ये पड़ता है भाई अफ्रीका में, वो भी अफ्रीका के वेस्टर्न साइड पे। और आइलैंड देश है ये। इनके 2-3 आइलैंड है, 2 मेन आइलैंड है। एक साओ टोमे जिस पे मैं हूँ अभी, और जो दूसरा नाम है साओ टोमे एंड प्रिंसिपे। यहाँ से लगभग 120-30 किलोमीटर दूर दूसरा आइलैंड है जिसका नाम है प्रिंसिपे। आज हम घूमेंगे यहाँ पे। मौसम हो रहा है कुछ ऐसा, बादल बादल सही है, धूप वूप ना निकले। टेम्परेचर हो रहा है कुछ 28-29 डिग्री करीब, रात को 25 डिग्री। पर हमारे जो ये होटल है, ये जो 17 यूरो का मैंने लिया है, इसमें दिक्कत ये है भाई कि आज सुबह से ही लाइट नहीं है। लगभग 5 बजे चली गई थी लाइट चली जाती तो वाईफाई वगैरह सब बंद हो जाता है, चार्ज भी नहीं कर सकते आप फ़ोन। मैंने रिव्यूज़ वगैरह पढ़ लिए थे यहाँ पे साओ टोमे में, रात को ही बैठ के पढ़ रहा था। लोग कह रहे थे भाई फ़ोन भी चार्ज नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने रात को सबसे पहले फ़ोन ही लगाया भाई चार्जिंग पे कि भाई एटलीस्ट कम से कम फ़ोन तो चार्ज हो जाए मेरा। फिर भाई ये जनरेटर भी चला देते हैं, यहाँ पर इनका जनरेटर रखा है, पर वो 1 घंटा चलाते हैं फिर बंद कर देते हैं। तो अभी चला रखा था, तो मैंने कहा भाई जब तक चल रहा है तब तक इंटरनेट चला के यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ, जब बंद हो जाएगा तब तो बाहर हमको जाना ही पड़ेगा। तो चलो सड़कों पे निकल चुके हैं यहाँ पे। मैंने सुना है कि काफ़ी सेफ़ है, ऐसी कोई डरने वाली बात खास है नहीं यहाँ पे। पॉपुलेशन यहाँ की सिर्फ और सिर्फ 2 लाख लोगों की है, दोनों आइलैंडों की मिला के। पोर्तुगीज़ लोगों ने यहाँ पे राज करा था। राज तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि पोर्तुगीज़ लोगों ने ही ये आइलैंड डिस्कवर करा था। तब तक यहाँ पे कोई भी नहीं रहता था। इसके बारे में हम बात करेंगे। कल रात का मैं भूखा हूँ और हम चलते पहले रेस्टोरेंट पे खाना खाने। इंडियन रेस्टोरेंट इस देश में नहीं है, तो यहाँ से कोई बाइक टैक्सी वगैरह लेनी पड़ेगी। 3-4 किलोमीटर दूर एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं। भाई यहाँ पे आ गया था अपने होटल से लगभग 200 मीटर चल के। यहाँ पे काफ़ी बाइक वाले खड़े हैं। हाउ मच यूरो? हाउ मच? 1 यूरो? 1 यूरो? ओके गो। चलो भाई, बड़ा खतरनाक ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहा है भाई बंदा। इतना तो सब्र होता ही नहीं भाई अफ्रीकन में। यहाँ पे देखना, यहाँ से भी कोई नहीं आ रहा, यहाँ से भी कोई नहीं आ रहा। बंदे ने पूरा वेट करा है और 1 यूरो मांगा है। पता नहीं 5 के खुले होंगे भी इसके पास या नहीं होंगे। चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या। ये बिल्कुल ही सिटी सेंटर मान लो आप इसको। चलो यहाँ आएंगे, खाना खा के आ जाएं पहले। और यहाँ पे पेट्रोल की भी बहुत कमी है भाई, मिलता नहीं है लोगों को। जैसे देखो शहर के बीचों बीच एक फुल ये पेट्रोल पंप है, पर चल नहीं रहा। बहुत ही ज़्यादा सब्र है भाई यहाँ के लोगों में, तो पता नहीं क्या ही है, इस ट्रक के आगे भी नहीं निकाल रहे। कोई और अफ्रीकन देश होता तो अभी तक इसको पार करके हम पहुँच चुके होते। बहुत जगह है पर बंदा निकाल नहीं रहा इस ट्रक के आगे। ये देखो भाई ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पे पोर्तुगीज़ का राज था पहले। ये देखो बहुत ही पुरानी। पेट्रोल की कमी, ये वाला पेट्रोल पंप भी बंद है। भाई यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ रेस्टोरेंट। ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट अटलांटिको। पर ये खुलता है भाई 12 बजे। वैसे अंदर जाके पता कर लेते हैं खुला है या नहीं खुला है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अच्छा भाई, बाइक वाले ने 1 यूरो लिया। अब आप सोचोगे कि भाई मैं उससे यूरो में क्यों बात कर रहा हूँ, यहाँ की ऑफिशियल करेंसी यूरो तो है नहीं। पर भाई यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो यूरो भी यूज़ करते हैं और अपनी लोकल करेंसी भी यूज़ करते हैं, जिसका नाम है डोबराज। ठीक है, तो डोबराज इनकी करेंसी है। 1 यूरो में 25 डोबरा फिक्स हैं, मतलब ये पैक्ड है। अगर यूरो गिरेगा तो डोबरा गिरेगा, अगर मतलब वो तो 25 ही रहेगा। और करेंसियों के मुकाबले अगर यूरो गिरेगा तो इनका डोबरा गिरेगा, या फिर यूरो स्ट्रॉन्ग होगा तो डोबरा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आज की तारीख में मान लो 1 डोबरा में लगभग 4.5 इंडियन रुपए के करीब आ रहे हैं। तो मैंने उसको 1 यूरो बोला, 25 डोबरा में उसको बोलूँगा तो समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने 5 यूरो का नोट दिया, उसने मेरे को 100 डोबरा
वापस भी दे दिए। मतलब था बंदे के पास, मतलब इतने पैसे तो थे कि खुले दे सके। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ चाइनीज़ रेस्टोरेंट में भाई। इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 20-25 इंडियन रहते हैं। ये है भाई रेस्टोरेंट एटलांटिको। कैसा खाना आएगा ये तो नहीं पता, पर चाइनीज़ खाने पे फिर भी थोड़ा विश्वास कर सकते हैं अफ्रीकन से ज़्यादा। तो यहाँ से व्यू देखो भाई आप। ये एक तरह से आप एटलांटिक ओशन भी कह सकते हो, पर इनका ये बे है एक जो कि लगता है, मतलब बे मतलब ओशन भी नहीं है, मतलब मिलता तो अटलांटिक ओशन में कन्फ्यूजन सा है थोड़ा, तो आप अटलांटिक ओशन ही कह लो भाई। इस रेस्टोरेंट का मैंने ऑनलाइन मेन्यू देखा था, और ऑनलाइन मेन्यू में मैंने देखा था ये देखो, स्वीट एंड सावर एंशिएंट चिकन। तो ये भी है, स्पाइसी वाला भी है, देखो मिर्च भी छाप रखी हैं। तो मैंने कहा भाई इस पर खा लेंगे अफ्रीकन से तो सही है, पिज़्ज़ा वुज़्ज़ा ही मिलता है इनका तो, और क्या ही मिलता। ये देखो पिकांते स्पाइसी चिकन, ये भी खा सकते हो 290, मतलब भाई 10 यूरो से भी ऊपर का हो गया ये, पर बहुत सारा आएगा मेरे को लग रहा है ये, देखते हैं चलो। भाई पहले मैंने यहाँ पे सर्च करा इंडियन रेस्टोरेंट, नहीं मिला मेरे को गूगल मैप पे। तो यहाँ पे 1-2 इंडियन कंपनी है, उन पे मैंने ऐसे ही मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे, मैं क्या देख लेते रिप्लाई आएगा नहीं आएगा। तो बोले क्या काम है बताओ। मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे आया हुआ था, इंडियन रेस्टोरेंट है कोई? कहते नहीं है। मैंने कहा कोई ढंग का रेस्टोरेंट बता दो जो इंडियन स्टाइल खाना बना दे। तो बोले चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, इस पर चले जाओ, थोड़ा महंगा है पर व्यू वगैरह सही है और सही खाना मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है यहाँ चले जाते हैं। भाई यूरोप वाले रेट हैं, 290, मतलब ये मान लो हो गया 12 यूरो, 1300-1400 का तो चिकन आएगा, और 1.5-2 यूरो का राइस मंगाया है, और 1.5-2 यूरो की कोल्ड ड्रिंक मंगाई है। तो पुर्तगाल वाला ही रेट है, क्योंकि यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है ना लोगों की, वो तो $3,200 है, ठीक है। पर वो जो परचेजिंग पावर में आती है तो $4,600 ही जा पाती है वो। तो मतलब जितना कमा रहे हैं उतना ही उनका, मतलब एक तरह से वैल्यू उतनी ही रहेगी इस देश में इन लोगों के पैसों की, लगभग 1.5 गुना हो जाती है बस वैल्यू। और 25-30 इंडियन रहते हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे इंडिया की एम्बेसी भी है। ये तो मैं जान के हैरान था भाई, 25-30 लोगों के लिए एम्बेसी क्यों ही खोल रखी है। उस 25-30 में से 5-7 का तो स्टाफ ही होगा एम्बेसी में, या फिर 2-3 का स्टाफ होगा, पता नहीं। तो मैं तो ऐसे एम्बेसी वगैरह विजिट करता नहीं दूसरे देश में जाके, क्यों इनका टाइम खोटी करना है। तो इसी एरिया में एम्बेसी, जहाँ पे रेस्टोरेंट एटलांटिको है ना, इसी एरिया में इंडिया वाली एम्बेसी है। सही है, खाली खाली सा देश लग रहा है मेरे को। वहाँ से यहाँ तक आया मैं, बिल्कुल कुछ भीड़ भड़क्का नहीं था। अभी वापस चलेंगे मेन साओ टोमे के शहर में, वहाँ घूमेंगे। ये आ गया भाई अपना पिकांते चिकन, मतलब स्पाइसी चिकन, कोक, और इतने से चावल आए हैं बस 200 रुपये के। चलो खाते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। पर मेरा लग रहा है पेट भर जाएगा, इससे ज़्यादा आता तो कुछ। ओ ये कैसे भाई गिर गया, अब स्टिकी वाले राइस है, एकदम से गिर गए। चलो भाई इंजॉय करते हैं। भाई स्पाइसीनेस में ना चाइनीज़ों से पंगा नहीं लेना चाहिए। ये जो लाल मिर्च है ना भाई, ये इतनी स्पाइसी है भाई, बहुत पसीने आ गए मेरे को खाते खाते। चलो भाई खाना खा लिया, बिल आया 370 डोबराज। मैंने 20 यूरो का नोट दिया। वैसे ऑफिशियल एक्सचेंज 24.5 है कुछ, पर सब लोग 25 के हिसाब से एक्सचेंज कर देते हैं। तो 500 के हिसाब से 370 काट के मेरे को 130 डोबराज वापस दे दिए। भाई बहुत स्पाइसी था, पर ठीक था खाना, पेट भर गया पूरा। शायद शाम को बस दूध और केला खा के भी सो जाऊँगा, वो काम चल जाएगा, क्योंकि कल सुबह सुबह ही फ्लाइट है। अब यहाँ से चलते हैं भाई हम वापस से सिटी की तरफ, क्योंकि वहीं पे है सारा कुछ। इस साइड कुछ नहीं है, इस साइड तो बस खाली खाली है ऐसा, देखो समुंदर है। इस साइड तो कुछ खास है नहीं, मतलब यहाँ से सामने आप चले जाओगे ना, वहाँ पे एयरपोर्ट है 2 किलोमीटर। अरे भाई वो जो आप सामने देख रहे हो ना, आइलैंड सा बना हुआ है पानी के, वो रनवे है भाई एयरपोर्ट का यहाँ के। और ये लोकल वैन चली गई। तो ऐसे ही हम ऐसे आके 2.5 किलोमीटर है बस, और 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर था बस शहर। अब मैं आपको बताता हूँ भाई कि ये साओ टोमे एंड प्रिंसिपे कैसे बसा था। 21 दिसंबर 1470 को पुर्तगाल से 2 एक्सप्लोरर्स आए थे, और उन्होंने ये आइलैंड डिस्कवर करा था। तब यहाँ पे कोई भी नहीं रहता था। तो भाई फिर धीरे धीरे यहाँ पे बसावट होनी स्टार्ट हुई। कुछ लोग पुर्तगाल से आए यहाँ पे कब्जा करने के लिए, कि भाई किसी ने कब्जा नहीं कर रखा, हम कर लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे एज ए स्लेव लेके आए गए, मतलब मेजॉरिटी तो आप देखोगे तो ब्लैक सी पॉपुलेशन है यहाँ पे अभी, तो वो ज़्यादातर स्लेव्स लेके आए गए थे। ज़्यादातर नहीं, सभी मान लो, मतलब उनके पूर्वज, ये लोग नहीं, इनके पूर्वज।
तो ऐसे ही चलता रहा। यहाँ पे शुगर केन की खेती होती थी। फिर यहाँ पे कैश क्रॉप्स का मतलब जो एक्सपेंसिव क्रॉप्स होते हैं, जैसे हो गई भाई कॉफ़ी हो गई, और ऐसी क्रॉप्स की यहाँ पे खेती होनी स्टार्ट हुई। तो बहुत सारे स्लेव ट्रेड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये वाला पूरा एरिया ना। जैसे नाइजीरिया में भी मैंने आपको दिखाया था, स्लेव्स ही स्लेव्स, यहाँ पे भी स्लेव, यहाँ से स्लेव्स को उठा के कहीं और भेज देते थे, वहाँ से यहाँ पे लेके आ जाते थे। तो गोरे यही करते थे भाई, ठीक है। तो 1470 में डिस्कवर करने के बाद पोर्तुगीज़ ने यहाँ पे राज करा 1975 तक। 1950 में जब सारे ही अफ्रीकन देशों में चल रहा था रेवोल्यूशन की, भाई हमको आज़ाद होना है, इसके आसपास के भी सारे देश, निजर, चैड, ये वो सारे 1960 के लगभग में आज़ादी मिल गई थी सबको। यहाँ पे भी चलता रहा कि भाई हमको आज़ाद होना है। तो फिर 12 जुलाई 1975 को इनको फाइनली पोर्तुगीज से आज़ादी मिली। छोटा नेशन है, सिर्फ आज की तारीख में यहाँ पे सिर्फ 2 लाख लोग रहते हैं। 2 लाख लोगों के हिसाब से 1975 में आज़ादी मिलने के बाद 1990 में ये एक ऐसा अफ्रीकन देश बना, पहला ऐसा अफ्रीकन देश जिसमें डेमोक्रेटिक सरकार चुनी गई। क्योंकि भाई छोटा देश है, इजी रहता है सब कुछ मैनेज करना। और यहाँ पे इसलिए भाई थोड़ा क्राइम व्राइम भी और जो मेनलैंड अफ्रीका के देश हैं उनसे थोड़ा कम है, क्योंकि मैनेज करना बहुत आसान है। आप इस आइलैंड पे कहाँ ही भाग जाओगे। अगर कैपिटल साओ टोमे में पकड़ूँ तो उससे 2 रोड निकलती हैं। एक निकलती है भाई वेस्ट की साइड, एक ईस्ट की साइड। ईस्ट वाली साइड रोड में देख रहा था वो सिर्फ 80 किलोमीटर पे जाके ख़त्म हो जाती है, और वेस्ट वाली 50 किलोमीटर दूर जाके ख़त्म हो जाती है। पूरा एक सर्कल भी है इनकी, कोई भी रोड नहीं बनाती पूरे आइलैंड पे, एक इस तरफ रोड जाती है एक इस तरफ। तो भाई बंदा कहाँ ही भाग लेगा, कहाँ ही छुप लेगा। तो इसलिए थोड़ा मैनेज करना ईजी रहता है यहाँ पे आइलैंड्स वगैरह को। तो यहाँ पे क्राइम वगैरह भी कम है। अपना मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, मैंने सोचा भी बाइक वाला कोई आएगा तो रोकूंगा। अभी यहीं कहीं इंडियन एम्बेसी है, मैं क्या देख ही लूँ यार कैसी क्या एम्बेसी इंडिया की यहाँ पे। भाई ये रोड थी, इस गली में जाके दिखा रखी है एम्बेसी, यहाँ पे कहीं पे है। मेरे को लग रहा है कोई छोटा सा घर ले रखा होगा, बस उस पर ही रहते होंगे जो है। पर एम्बेसी है तो मतलब एम्बेसडर तो होगा ही, कॉन्सुलेट नहीं है। अब भाई गूगल मैप के हिसाब से इस रोड और इस रोड के बीच में बनी हुई एम्बेसी, समझ नहीं आ रहा, नहीं शायद आगे है रोड। साओ टोमे एंड प्रिंसिपे की अगर मैं लोकेशन बताऊं तो ये सिचुएटेड है अटलांटिक ओशन में। इसका नियरेस्ट नेबर है गबोन, यहाँ से लगभग सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर दूर। बॉर्डर किसी देश से भी नहीं लगता साओ टोमे का, बस समुंदर के बीचों बीच है दोनों आइलैंड। और इसका नेबरिंग कंट्री आप कह सकते हो भाई इक्वेटोरियल गिनी है, वो भी मतलब उसका आइलैंड भी है एक, मेनलैंड पे भी इक्वेटोरियल गिनी। तो किसी भी देश से इसका बॉर्डर आज की तारीख में नहीं लगता, आगे भी नहीं लगेगा। खैर हाँ, अलग अलग देश हो जाए बीच में से, आइलैंड आधा आधा हो जाए तो 2 देश बन जाए तो लग जाए। ये तो भाई मैं गलत घुस गया, वही वाली रोड थी, उसी से जाना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ बना दिया यार एम्बेसी, या तो मेरे को लग रहा है ये रोड हाँ के मिलती होगी, पता नहीं, चलो देखते हैं। भाई अकॉर्डिंग टू गूगल मैप तो ये है इंडिया की एम्बेसी। अगर मैं इस तरफ मुँह कर लूँ तो ये है इंडिया की एम्बेसी, पर इंडिया का फ्लैग नहीं दिख रहा कहीं पे। आगे रास्ता बंद है, शायद मेन रोड से एंट्री होगी, वहाँ चलते हैं। अच्छा, जो स्लेव्स ये पोर्तुगीज़ लोग लेके आते थे ना भाई, पहले तो स्लेव्स काम करते थे, फिर आइलैंड के अंदर भाग जाते थे। मतलब आइलैंड के अंदर पूरा जंगल है, सिर्फ थोड़ा बहुत ये रोड वोड बनी हुई है। मैं भी सोच रहा था यार पूरी रोड पे ड्राइव करता, एक तो मैं अपना इंडियन लाइसेंस घर भूल के आ गया भाई। दूसरी चीज़ मैंने पूछा लोगों से कि डिजिटल चलेगा नहीं चलेगा, रेंटल वालियों से। 1-2 ने मना कर दिया, 1-2 ने बोला गाड़ी अवेलेबल नहीं है, एक ने हाँ भरी कि हाँ मेरे पास है गाड़ी। मैंने कहा 1 दिन की कितनी है, मैंने 12 बजे पूछा था उससे दोपहर में, अभी जस्ट मतलब 1-1.5 घंटा पहले खाना खाने से। कहता 75 यूरो की, तेल मिलेगा नहीं यहाँ पे, 75 यूरो की गाड़ी ले लो। तो मैंने कहा छोड़ो यार, सेम ही मिलेगा। पर एक बहुत ही स्पेशल माउंटेन है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा है भाई। मतलब ऐसा माउंटेन मैंने तो कहीं नहीं देखा भाई, ऐसे बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ। तो उसको देखने लोग जाते हैं बस, और तो बस वही वाटरफॉल वगैरह जो आपको हर देश में सब जगह मिल ही जाएंगे। तो मैंने कहा भाई 150 यूरो खर्च करूँगा तेल पे, गाड़ी पे, इससे अच्छा रहने ही दो, अपना पैदल घूमते हैं। भाई ये मैं किसी स्कूल में आया हूँ और ये पोर्तुगीज़ स्कूल लग रहा है, क्योंकि पोर्तुगाल का फ्लैग लगा हुआ है। इंटरनेशनल स्कूल होगा पक्का ये। गोरे बच्चे भी दिखे थे मेरे को। भाई मेरे को नहीं मिली इंडियन एम्बेसी, ये स्कूल के बिल्कुल बाजू में दिखा रखी है, पर भाई वहाँ जाने के लिए कोई रोड ही नहीं है। तो इसमें 2 ही सिचुएशन हो सकती है, या तो इंडियन एम्बेसी बिल्कुल एक अपार्टमेंट में बना रखी है, या फिर लोकेशन गलत है गूगल मैप पे। मैं गूगल मैप के हिसाब से आया था भाई, एम्बेसी के साइट के हिसाब से नहीं आया था।
पर गूगल मैप पे भी सही होनी चाहिए यार लोकेशन। एम्बेसी है, कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, बिल्कुल यहीं दिखा रखी है, पर यहाँ पे नहीं है। भाई की दुकान आई थी, सोविनियर टाइप दुकान लग रही थी मेरे को, अंदर सब BA टंगा था, पर बोले मैग्नेट नहीं है। भाई कोई बाइक टैक्सी वाला आ ही नहीं रहा, और किसी ने भी मेरे से पूछा नहीं कि कहाँ चलना है, क्या चलना है। आ तो रहे हैं पर पूछते ही नहीं है यहाँ पे। और अफ्रीका के देशों जैसा हाल नहीं है, कईयों की पर्सनल भी है, मतलब ठीक ठाक कमाई कर रहे हैं यहाँ पे लोग, इसका मतलब। तो आ रहे हैं, एक आ रहा है बस, वरना तुंजानी वंजानी आपने देखा ही था, एक के ऊपर एक चढ़ा रहता था। भाई वो इनका मेन शहर है जहाँ पे हमको जाना है, वहाँ कहीं बीच वगैरह दिख रहा है। और यहाँ पे क्या डूब गया क्या शिप, पता नहीं। तो यहाँ से कुल मिला के 2 किलोमीटर ही शहर है। अगर मैं पैदल पैदल यहाँ से जाता रहूँ ना तो 2 किलोमीटर है बस, तो पैदल ही चलते हैं, टैक्सी वाले क्या रोकना, मौसम सही हो गया। अब मैं आपको थोड़ी बातें और बताता हूँ साओ टोमे के बारे में। भाई इस देश से सिर्फ और सिर्फ 3 देशों को डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट है। एक जिससे मैं आया, पुर्तगाल, खैर मैं आया तो अंगोला से हूँ, पुर्तगाल से भी डायरेक्ट फ़्लाइट है यहाँ पे। दूसरा है अंगोला, जहाँ से मैं आया। तीसरा है गबोन, जहाँ पे कल मेरे को जाना है। एक चौथा देश भी है टोगो, पर टोगो वाली फ़्लाइट पहले गबोन जाती है, वहाँ पे रुकती है और फिर टोगो जाती है, तो उसको कंसिडर नहीं कर सकते कि डायरेक्ट फ़्लाइट है। सिर्फ और सिर्फ 3 देशों से फ़्लाइट चलती है। अगर मैं यहाँ पे अटक जाता, मेरा अगले देश का वीज़ा नहीं आता, गबोन का बहुत दिक्कत हुई मेरे को, 1 महीना लग गया मेरा वीज़ा आने में। बहुत लोगों के हाथ पैर जोड़े, पैसे दिए, ये दिया वो दिया, पता नहीं क्या क्या करा, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर उसका वीज़ा नहीं आता तो या तो मेरे को यहाँ से पुर्तगाल जाना पड़ता, अरे भाई, या तो मेरे को यहाँ से पुर्तगाल जाना पड़ता या फिर अंगोला जाना पड़ता, तो बहुत ही ख़राब हो जाता मामला। तो यहाँ पे आओ तो भाई सोच समझ के आना, क्योंकि यहाँ से कहीं की फ़्लाइट नहीं चलती। दूसरे आइलैंड पे जाना, जो प्रिंसिपे आइलैंड है, उसकी लगभग हफ्ते में 5 दिन फ़्लाइट चलती है और आप वहाँ पे फ़्लाइट से जा सकते हो, बोट वगैरह नहीं चलती। और साओ टोमे एंड प्रिंसिपे की एयरलाइंस है जो कि ऑपरेट करती है उस फ्लाइट को। तो 1.5 किलोमीटर और बचा है। मज़ा आ रहा है, वैसे मौसम सही हो गया, बीच में धूप हो गई थी तो पूरा पसीना पसीना हो गया था, पर अभी थोड़ी हवा चल रही है और धूप कम हो गई तो सही है मौसम। भाई ये तो कमाल ही हो गया। अभी तक मैंने रोड पे तो नहीं देखा था ऑटो, पर यहाँ पे भी हमारे ऑटो पहुँच रखा है। इंडिया ही बनाता है ऑटो पूरी दुनिया में, और कौन ही बनाता है ऐसे स्टाइल वाले। साओ टोमे जो है अफ्रीका की 54 कंट्रियाँ हैं अफ्रीका में, उसमें सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है आफ्टर सेशेल्स। सेशेल्स सबसे छोटी है। अफ्रीका की सेकंड लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है आफ्टर सेशेल्स, मतलब सेशेल्स सबसे ज़्यादा छोटी भी है और लीस्ट पॉपुलेटेड है, ये सेकंड नंबर पे आती है दोनों चीज़ों में। 2 लाख की पॉपुलेशन है यार बस, मतलब चिल हैं लोग यहाँ पे, बिल्कुल फ्रेंडली भी लगे मेरे को काफ़ी ना यहाँ के लोग। किसी ने अभी तक वीडियो वगैरह के लिए नहीं टोका। कल एयरपोर्ट पे आया तो इमिग्रेशन वाला भी काफ़ी फ्रेंडली था, ना कोई करप्शन ना कुछ, सही लगा मेरे को तो भाई आके। बस ये है कि यार इतना दूर आओ, फिर पैसे बहुत खर्च होते हैं भाई अफ्रीका में, बस यही दिक्कत है। सेम चीज़ पुर्तगाल में, यहाँ पे मैं 7 दिन बिताऊंगा ना, पुर्तगाल में मैं 1 महीना बिता सकता हूँ इतने ही पैसों में, गाड़ी वाड़ी रेंट करके। पुर्तगाल में आपको याद होगा 20 यूरो में हमने भाई इंश्योरेंस के साथ गाड़ी रेंट कर ली थी। यहाँ पे भाई 75 यूरो विदाउट एनी इंश्योरेंस गाड़ी, 5 गुना महंगी। इंश्योरेंस और जोड़ दो यहाँ पे पता नहीं कितने, 25-30 यूरो तो ले ही लेंगे उसके भी। 100 यूरो की गाड़ी, पुर्तगाल में 20 यूरो की। एक चलते चलते दुकान आ गई, मैंने तो उम्मीद भी नहीं करी थी, ना मेरे पास GPS था। ये लग रहा है कि सोविनियर की दुकान है। भाई दुकान तो है पर यहाँ पे मैग्नेट नहीं है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। पता नहीं भाई, दूसरी सोविनियर टाइप दुकान आई और काफ़ी सारी चीज़ें थी, पर बोले मैग्नेट नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। चलो चलते चलते 2 मिल गई, 2 और मिल जाएंगी। टूरिस्ट तो यहाँ पे आते हैं काफ़ी, शायद 35,000 टूरिस्ट आए थे 2019 में, कुछ ऐसा लिखा था ऑनलाइन। 30-35 हज़ार टूरिस्ट आते हैं साल के। फ़्लाइट ही कहाँ से चल रही है भाई, इंडिया से यहाँ पे आने में 1.5 लाख रुपए लग जाएगा, 1.5 लाख आने के, 1.5 लाख जाने के, तो कोई वर्थ इट ही नहीं है। यहाँ से भाई ये वाली बोट दिखने लग रही हैं जो हम वहाँ पे खड़े होके देख रहे थे, वहाँ उस पहाड़ पे खड़े थे हम जब बोट देख रहे थे। डूबी हुई है भाई ये, मेरे को लग रहा था पता नहीं वो मिट्टी निकालने वाली बोट तो नहीं है, पर ये डूबी ही हुई हैं। और यहाँ देखो ये चर्च है, ये आगे से दिखाता हूँ आपको, ये देखो अब तो बंद कर दिया। ये देखो भाई एक और बोट बिल्कुल तट के पास आके डूबी हुई आधी। ये ऐसी रहेगी ज़िंदगी भर,
क्योंकि निकालना बोट को बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बहुत मतलब जिस बोट की कॉस्ट जितनी नहीं होगी उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, तो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब बड़े बड़े, इसलिए शिप वहाँ पे वो छोड़ रखे हैं ऐसे ही। वो जो सामने लहरा रहा है वो है साओ टोमे का फ्लैग, रेड कलर का, ब्लैक कलर, स्टार्स, येलो, ग्रीन, काफ़ी कलरफुल सा फ्लैग है। भाई थोड़ी धूप सी आ गई थी, मैं तो यहीं बैठ गया, ट्रैफिक ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मेरे को ऐसे बैठ के ना चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत पसंद है। बैठ जाऊँगा कहीं पे भी, लोगों को ऑब्जर्व करने लग जाऊँगा, या फिर कोई बैठ के कहीं पे ऐसी अच्छी जगह पे, थोड़ी छाँव यहाँ पे पेड़ की वजह से ना, धूप चली जाएगी फिर आगे चलेंगे। यहाँ बैठ गया था आराम से। भाई थोड़ा बोर हो रहा था तो सोचा यहाँ बैठ के भाई जेसीबी की खुदाई भी देख ही लेते हैं। अब कुछ देश ना भाई ये पत्थर ऐसे लगाते हैं अपनी कोस्ट लाइन पे, ताकि वेव्स जो आ रही है ना ब्रेक हो जाएं। ब्रेक हो जाती है तो पानी मतलब सीधा आके हिट नहीं करता, तो सैंड का इरोजन नहीं होता। तो वेव्स ब्रेक करने के लिए लोग लगाते हैं ये, मतलब जो सरकारें होती है ना वो डिज़ाइन नहीं बनाते, ये काम है इनका। ये भाई चलते चलते मैं पहुंच गया वापस से शहर। अब मेरे को ना अपनी फ़ोटो प्रिंट करानी है, क्योंकि कल दूसरे देश का वीज़ा अप्लाई करना है, उसमें फ़ोटो देनी है और मैं घर से लानी भूल गया, तो फ़ोटो निकलवानी है अपनी मेरे को। ये आई है कोई भाई छोटी सी मार्केट इनकी। बहुत शांत देश है भाई, बहुत ही ज़्यादा शांत है। मैंने इतना उम्मीद नहीं करी थी कि इतना शांत होगा। बिल्कुल मेन एरिया में घूम रहा हूँ और लोग नहीं हैं, मतलब लोग हैं पर अफ्रीका कंपैरिजन में करूँ तो सही लग रहा है घूमने में भी ना। और पीछे काले बादल आने लग रहे हैं भाई, इस तरफ आ जाओ यार प्लीज़। ये आ गया भाई मैं इनके ओल्ड टाउन में बिल्कुल, और इस गाड़ी वाले ने मेरे को ही हॉर्न मारा शायद, या थोड़ा रूल वूल फॉलो कर रहे हैं लोग। पर ओल्ड टाउन में भी ज़्यादा ओल्ड बिल्डिंग्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि इतना कुछ मेरे को लगता नहीं कि पोर्तुगाल ने यहाँ पे अपने राज के टाइम इन्वेस्ट करा है। थोड़ी बहुत जैसे वो सामने पिंक कलर की दिख रही है वैसी वैसी थोड़ी बहुत दिख जाएंगी बस। ये भाई आप यहाँ पे देखोगे डोबरा 24 जो लिखा है, ये इनका यहाँ पे एटीएम है, मतलब शायद यही बैंक का नाम है, यही है। कल से 5-6 देख चुका। इको बैंक भी आया था पीछे, तो आप चाहो तो निकलवा सकते हो पैसे, पर मैं निकलवा नहीं रहा, मैं अपना कैश यूज़ कर रहा हूँ, जो यूरो मेरे पास है, वरना चोरी हो जाएंगे, इससे अच्छा यूज़ ही कर लो। यहाँ आ रहा था भाई मैं चल के, ये है इनका इंडिपेंडेंस पार्क। तो इंडिपेंडेंस मैं आपको बता चुका हूँ, इनको 1975 में मिली थी। तो ये इनका इंडिपेंडेंस पार्क है, छोटा सा बना रखा है। देखो भाई यहाँ पे लिखा भी है पार्का दे इंडिपेंडेंस, ये 12/7/1975, जैसे मैंने बताया 12 जुलाई 1975 को इनको आज़ादी मिली थी। यहाँ पे सीढ़ियाँ बना रखी है, शायद इसके अंदर आग भी जलती हो, पर यहाँ 1953 क्यों लिखा ये नहीं पता बस। अब चलो अगली लोकेशन पे चलते हैं भाई। अच्छा गूगल देख के आ नहीं आया, यहाँ तो पिज़्ज़ा पास्ता इन सब की दुकानें बंद पड़ी हैं। सामने चलते हैं, इनका कैथीड्रल है, कैथीड्रल ऑफ साओ टोमे। ये आप थोड़े तो बहुत पुराने घर देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं। और जो कैथीड्रल के पीछे ही आ जाएगा प्रेसिडेंट्स पैलेस। भाई सामने आपको देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट्स पैलेस। मैं पास जाके वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने लिखा है कि अलाउड नहीं है। और ये है इनका साओ टोमे कैथीड्रल, वो ओपन लग रहा है, वहाँ चलते हैं। अच्छा, जो 81% यहाँ के लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। काफ़ी सारे कहते हैं हम किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते, तो मेजॉरिटी यहाँ पे क्रिश्चियन लोग हैं। मेरे को लग रहा है इसीलिए दुकानें बंद हो गई। दोपहर में शायद प्रे करने जाते हो लोग और दुकानें बंद कर देते हो। संडे तो नहीं है आज है वेडनेसडे, तो दुकानें वैसे तो बंद नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, शायद इसी कारण से बंद है। चलो हम कैथीड्रल विजिट करते हैं। प्रेसिडेंट भाई साहब तो हमसे नहीं मिलेंगे, तो पिंक कलर का प्रेसिडेंट पैलेस देख सकते हो। भाई मैंने तो अभी देखा, वो देखो गार्ड भी खड़े हैं प्रेसिडेंट्स पैलेस के बाहर ना, मैंने तो अभी देखा। ऑब्वियस सी बात है भाई, अफ्रीका में चाहे कितना ही डेमोक्रेटिक देश क्यों ना हो, आप ऐसे रिकॉर्डिंग प्रेसिडेंट्स पैलेस पे नहीं कर सकते, पर शायद चर्च की तो कर ही सकते हैं। यही था जो शायद हमको पहाड़ पे से दिखने लग रहा था दूर से, यही क्योंकि मेन है यहाँ का कैथीड्रल ऑफ साओ टोमे।
भाई अभी प्रेसिडेंट्स पैलेस के साथ में जो फुटपाथ है ना, मैं उस पर से चलता हुआ आ रहा था, मेरा एक हाथ जेब में भी था। एक गार्ड अपने बैरक में से निकला, मेरे को पता तो चल गया था कि ये मेरे को ही कुछ कहने आ रहा है। उसने बोला ऐसे, मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या है। उस बोला ऐसे, फिर मैं फुटपाथ से नीचे रोड पे उतर गया। तो मैंने कहा ओके, कहता ओके। तो वहाँ पे चलना भी अलाउड नहीं है भाई। अच्छा वो वीडियो वगैरह बनाते हुए किसी ने देखा नहीं, वरना यहाँ पे कह देता भाई क्या ही कर रहा है हमारे प्रेसिडेंट्स पैलेस के पास ना। तो पहले हम गए थे पार्क का इंडिपेंडेंसिया, अब हम जा रहे हैं पार्क का पॉपुलर, मतलब पॉपुलर पार्क। और वहाँ के बाद है आखिरी में जाके बिल्कुल जहाँ पे पोर्ट आ जाएगा साओ टोमे का, ख़त्म है, मतलब वहाँ पे शहर ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे है इनका नेशनल म्यूज़ियम, देखते हैं, मन करा तो विज़िट कर लेंगे। सामने आ गया पॉपुलर पार्क और यहाँ पे है इनकी बिब्लियोथेका नेशनल, मतलब नेशनल लाइब्रेरी। और जा रही पुलिस की गाड़ी भाई, तो ये नेशनल लाइब्रेरी भी है इनके पास। ऐसे चलते चलते जो दिख रहा है दिखा रहा हूँ आपको। भाई पार्क तो पॉपुलर है, पर पॉपुलर पार्क में कोई आ नहीं रखा, खाली पड़ा है बिल्कुल। दुकानें वगैरह हैं यहाँ पे। अब आप ये भी समझ गए हो कि यहाँ पे इतने कम टूरिस्ट क्यों आते हैं। एक तो फ़्लाइटें इतनी महंगी हैं, ऊपर से भाई इतना दूर आओ, और फिर एक छोटा सा आइलैंड है। अगर आपको कहीं पे भी जाना है, प्रिंसिपे आइलैंड जाना है, तो फिर फ़्लाइट कराओ। तो जोग्राफ़ी ने इस देश को मार दिया। वैसे सुंदरता तो बहुत है भाई, और हर चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट होएगी, खाने से लेकर पेट्रोल वेट्रोल सब चीज़ें, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, तो सब कुछ रेंट वेंट कुछ भी करना हो तो 3-4 गुना महंगा हो जाता है। तो इसलिए टूरिस्ट, मतलब जो सारी देश जा रहे होते हैं ना, वही ज़्यादातर लोग आते हैं। और तो मतलब जो यहाँ पे काम करने आते हैं बस वही लोग हैं। ये आ गया साओ टोमे का म्यूज़ियम, और यहाँ पे बीच है। ये एंड पॉइंट आ गया भाई मैं तो म्यूज़ियम के अंदर जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। और 100 डोबराज एंट्री फीस है, मतलब 4 यूरो। ये बार, और तोप देखो भाई, उल्टा मुँह करके तोप ज़मीन में ही गाड़ दी इन बंदों ने। यहाँ से बस ऐसा सर नज़ारा है। ये रोड आप जाते रहोगे तो ये चली जाएगी इनके आखिरी टाउन में, जो इस साइड 80 किलोमीटर दूर है। भाई एक साफ साफ अंतर ना दिखने लग रहा है। जो मैं ईस्ट अफ्रीका में घूम के आया था, बुरुंडी, रवांडा, तंजानिया, युगांडा, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम हज़ार डॉलर थी, यहाँ पे 3000 डॉलर है। भाई मेरे को 10 मिनट हो गए म्यूज़ियम के बाहर खड़े हुए, 15 से 20 बाइक वाले निकल चुके, पर भाई सब लोगों की अपनी पर्सनल बाइक थी। कोई भी मतलब बाइक टैक्सी बोड़ा में नहीं चलाने लग रहा था। मतलब यहाँ पे लोग गैस हैं इतने पैसे कि भाई ये अपनी बाइक भी अफोर्ड कर सकें और उसको टैक्सी में ना भी चलाएं। भाई अंतर दिखता है यार, $1000 और $3000 की पर कैपिटा इनकम में ना। ये कुछ झूठ तो नहीं है पर कैपिटा इनकम, इसका मतलब भाई मतलब दिख रहा है। किसी ने मेरे को बॉदर भी नहीं करा कि बाइक टैक्सी, किसी ने हॉर्न भी नहीं मारा, अपने चले गए भाई, उनकी पर्सनल बाइक थी। चलो पैदल ही जाएंगे। अब हम फ़ोटो की दुकान ढूंढनी थी मेरे को, मैं कहा बाइक वाला कोई मिल जाता तो मेरे को ले जाता है एग्जैक्ट जगह, पर अब खुद ही चल के ढूंढनी पड़ेगी। भाई साओ टोमे वन ऑफ द 13 कंट्रीज़ है जो कि इक्वेटर पे आती है। भाई इक्वेटर पे आने के वजह से पूरे 12 महीने सेम मौसम रहता है और सेम ऐसी ह्यूमिडिटी रहती है। पूरे का पूरा देश भाई लगभग मैंने पैदल चल के देख लिया, मतलब पूरा शहर, उसके आसपास का एयरपोर्ट तक का एरिया पैदल चल के देख लिया भाई। यहाँ पे एक बार वो बाइक वाला मिला था, उसके बाद तो मेरे को बाइक वाला भी नहीं मिला। कोई मेरे को लिफ्ट दे दे। 6-7 किलोमीटर चल चुका मैं भाई। ये देखो किस्मत मेरी, चलते चलते रिप्रोग्राफिया फोटोकॉपीज़ ये वो देखते हैं फ़ोटो निकालेगा या नहीं अभी ये। भाई पूरे शहर में ढूंढने के बाद अपने होटल के पास ही दुकान थी यार, अगली वाली गली में ही थी। चलते चलते ही मिली है। मेरे पास नेट तो है ही नहीं यहाँ पे इंटरनेशनल रोमिंग नहीं चलती, तो एयरटेल नहीं चल रहा है यहाँ पे, सिग्नल ही नहीं आ रहे, तो मेरे पास नेट है ही नहीं, सिर्फ मैप डाउनलोड करके लाया था मैं। तो यहाँ पे मिल गई दुकान। इन्होंने ये कलर प्रिंट निकाला एक मेरे अगले देश का वीज़ा गबोन का, तो 5 डोबरा 2 पेज थे, तो 10 डोबरा इसके लिए, और फ़ोटो निकाली 70 डोबरा उसके लिए फ़ोटो के, तो 80 डोबराज दे के आया हूँ मैं। फ़ोटो निकाली पता नहीं 7-8 कितनी निकाली। और भाई जैसे मैंने तो नॉर्मल फ़ोटो भेज दी अपनी, तो कहता भाई तेरे को, उसने बहुत सारे ऑप्शन निकाल लिए, तेरे को टाई पहनाऊँ, तेरे को कोट पहनाऊँ, तेरे को कौन से कलर का कोट पहनाऊँ, तेरे को कौन से कलर की टाई पहनाऊँ। मैंने कहा भाई जो तेरे को फ़ोटो भेजी है ना सिर्फ वो निकाल दे, मेरे को कुछ फालतू की ड्रेस व्रेस मत पहना। यहाँ पे ऐसा होता होगा, एडिट कर देगा बंदा तुरंत, आपको कोट वोट पहना देगा। मैंने कहा नहीं भाई जैसा है वैसे ही निकाल दे, मेरे को तो एम्बेसी में देनी है बस। तो बोला ठीक है। तो 80 डोबरा कुछ हो गए, शायद $3
से थोड़ा सा ज़्यादा, इतने में प्रिंट हो गया अपना और फ़ोटो निकल गई। कल एम्बेसी में देनी थी, कल कहाँ ही घूमता, तो आज ही करा लिया। भाई मैंने अपने होटल वाले से पूछा था पहले कि भाई कपड़े धोएगा तो सुखा के देगा और एक दिन में हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। अब भाई धो के मेरे को गिल्ले कपड़े दे गया, सारे गिल्ले कपड़े पड़े हैं भाई ये। अब मैं क्या करूँ यार, ये अफ्रीकन्स में बिल्कुल दिमाग नहीं होता। अब ले लेंगे पहले तो कि हाँ भाई मैं धो दूंगा, मैं कर दूंगा सब कुछ। अब मैं गिल्ले कपड़े बैग में कैसे लेके जाऊँ यार, कमाल कर दिया भाई। ये परेशान करते हैं यार अफ्रीकन्स बिल्कुल। इस कमरे में ना एसी ना कुछ, कहाँ सूख जाएंगे यार। ये कह रही वहाँ लटका लो, वहाँ लटका लो। अरे वहाँ लटकने से थोड़े ना सूखते हैं, हवा वगैरह लगती है तब सूखते हैं। भाई ये अफ्रीकन ऐसी हरकतें करते हैं। मैंने इनसे पूछा था कि पहले धो दोगे कपड़े, कहते हैं हाँ धो देंगे। सूखे नहीं, अब धुले क्या, गीले कपड़े बैग में कैसे डाल के लेके जाऊँ यार मैं, कमाल ही कर दिया भाई। अब मैंने पूछा कि भाई टैक्सी वाला आएगा, सुबह मेरे लिए टैक्सी मंगा देना 10 यूरो में। तो कहती सुबह आएगा तो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगा। मैंने कहा भाई मैं ऑलरेडी एक्स्ट्रा देने लग रहा हूँ, यहाँ से बाइक टैक्सी वाला ना 1.5 यूरो में आपको एयरपोर्ट पहुँचा देगा। भाई 5 किलोमीटर तो एयरपोर्ट है, ज़्यादा दूर थोड़ी ना। 1.5 यूरो 200 रुपये बन जाते हैं आजकल। मैंने कहा मना कर दे भाई, उसको आने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ नहीं भाई। वैसे ही 10 यूरो बहुत ज़्यादा है, 5 किलोमीटर के 1200 रुपये कैसे हो जाएंगे, चाहे कितना ही महंगा तेल है, हो ही नहीं सकते। तो फिर मैंने मना कर दिया, मैसेज कर दूंगा मैं, 10 यूरो मान रहा है तो ठीक है, वरना भाई भाड़ में जा। अब ये गिल्ले कपड़े भाई डालने पड़ेंगे कहीं पे, वहाँ जाके सुखाने पड़ेंगे। चलो मूड ऑफ कर दिया बिल्कुल ही गिल्ले कपड़े देगा। अभी मेरा मूड सही था भाई, लाइट वाइट आ रखी थी, पंखे के आगे नहा धो के मैं लेटा था। दिन में 3 बार तो नहाना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि एसी नहीं है। या तो बाहर वाला कमरा होना चाहिए, क्योंकि पहले मैं युगांडा वगैरह में सारे नॉन एसी रूम ही लिए थे मैंने, पर वहाँ पे ऐसे नहाने की नीड नहीं होती थी, क्योंकि भाई वहाँ पे एक तो ठंड थी और ऊपर से बाहर से कनेक्टेड हो ना तो हवा आती रहे। भाई इससे घटिया स्टे मेरे पूरे ट्रेवल्स में आज तक नहीं हुआ है। चाहे कितना ही सस्ता होटल या हॉस्टल मैंने लिया हो भाई लाइट तो होती है, चाहे कुछ भी हो, लाइट चली भी जाए, एसी वगैरह बंद हो जाए ना, तो पंखे वगैरह तो चलते ही रहते हैं भाई। बस ये लाइट चल रही है, ये पंखा चल नहीं रहा। और टाइम मैं आपको दिखाऊं भाई, रात के 1:30 बज रहे हैं और भाई ये लाइट ना 10:30 बजे की गई हुई है। पर अंदर का रूम है ये, बाहर से कोई कनेक्शन है नहीं, हवा भी नहीं आ पा रही कमरे के अंदर, बंदा कैसे सो जाए भाई। मैं तो इसको 0 स्टार दूंगा भाई। इनका जनरेटर भी चला ही नहीं रहे जनरेटर यार, बंदा यार यहाँ पे क्या करे अब बताओ। मेरा तो भी मन कर रहा है अभी बैठ के निकल जाऊँ एयरपोर्ट की तरफ। क्या करूँ यार मैं यहाँ पे नहा के, अब मैं सोच रहा हूँ एयरपोर्ट ही चलते हैं, 6:40 की तो फ्लाइट ही है। क्या ड्रामा है यार, मतलब इनको होटल तो स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए। अगर आप एक पंखा तक बिजली सप्लाई नहीं कर सकते, लाइट में भी तो कर ही रखिए, पंखे में भी कर दो। मैं कौन सा मांग रहा हूँ कि एसी दे दो, एसी में तो कहीं पे भी उम्मीद नहीं करी जा सकती भाई। एटलीस्ट पंखे में तो आपको देनी चाहिए, चाहे आप $5 क्यों ना ले रहे हो भाई। मेरी हालत ख़राब हो गई भाई, बिल्कुल थका पड़ा हूँ। कल वो जाते ही गबोन में टूर देने लग जाएगा मेरे को, मैं क्या करूँ यार, कपड़े सूखे नहीं। बहुत ही बेकार स्टे रहा भाई साउथ टोन में। तो मेरे को नहीं पता था ऐसा स्टे होगा, क्योंकि आज तक जितने भी सस्ते से सस्ते देश में गया हूँ ना मैं भाई, वहाँ पे मेरे को एटलीस्ट पंखा तो चला है भाई। पंखा चल जाए तो बंदा आराम से सो जाए।